साथियों, नमस्कार। आज मेरे साथ हैं यतीन्द्र मिश्र जी। इस कार्यक्रम पर उनका स्वागत है। धन्यवाद। कल हमारी बड़ी गुरु गंभीर चर्चा रही साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में, तो आज उस गंभीरता से निकलकर हम बिल्कुल जीवन के बीचों बीच पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल एक अंतरंग गपशप सी होने वाली है, क्योंकि यतीन्द्र जी का जो काम है वो बहुत से लोगों की गपशप का ही है। बहुत सी बातें जानते जानते उनके एक अंतरंग जीवन के ऐसे पहलू में उन्होंने प्रवेश किया है जहां के संघर्ष भी दिखाई देते हैं, उनकी कला साधना भी दिखाई देती है, और जीवन से उसका जो रिश्ता है और साहित्य में जैसे वो उतरता है, वो सब एक साथ सजीव हो जाता है। कई बार हमने स्त्रियों के साथ पुरुष रचनाकारों को इस बहस में शामिल किया कि जेंडर की जो बहस है वो केवल स्त्री के संघर्ष का रास्ता नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि यतीन्द्र जी का जो लेखन है वो अधिकांश लेखन, चाहे वो अक्क महादेवी पर हो, चाहे वो बेगम अख्तर पर हो, लता मंगेशकर जी पर हो, और उनकी कविता सोनल मानसिंह पर हो, और उनकी कविताओं की दुनिया देखिए। वो कविताओं की दुनिया कहीं कोठे वालियों को, कहीं नौटंकी वालियों को, मिरासिनों को, तमाम ऐसे लोगों को साथ लिए आई है जहां न वर्ग, न जाति, न ऐसे किसी भेदभाव का कोई कहना चाहिए कि कोई ऐसी असमानताएं जो हैं कला और साहित्य में कैसे घुल जाती हैं, ये देखना हो तो यतीन्द्र जी की कविता में दिखता है। मेरी एक बहुत पसंदीदा कविता है, शुरुआत में उसी से कर देती हूँ और फिर यतीन्द्र जी से उसके बारे में सुनेंगे। गिरिजा, संगीतकार गिरिजा देवी जी पर यह कविता है। गिरिजा, वे गाती हैं फूलों को सुधारने की सहूलियत बरतती हुई। वे गाती हैं फूलों को सुधारने की सहूलियत बरतती हुई। गाती हैं वे सावन में माघ और अगहन में जेठ, भिगोती सुखाती वे गाती हैं। जीने के पूरे अवकाश और व्यतीत होने के उत्सव के साथ गाती हैं वे। दिन रात के बनने बिगड़ने के मध्य सारा काम निपटाती हुई वे गाती हैं। आत्मा की अंगूठी पर चाती, देह के बनते हुए राख के पायताने सबके जीवट को तपाती गाती हैं वे। वे सचमुच गाती हैं, जीवन और मृत्यु को खोलने वाले रहस्य को भुलाती हुई। गाती हैं वे शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी जी पर एकाक ये कविता यतीन्द्र जी की आप सबसे साझा की मैंने एक प्रस्तावना के तौर पे कि कैसे स्त्री को कब यह अवकाश मिला है कि अपनी कला और साधना को अकेले में बैठ के सजाए सवारे, मूर्ति जैसी पच्चीकारी करे, बल्कि सारी जिम्मेदारियों के बीच जो उसने बड़े प्यार से ओढ़ रखी हैं, प्यार से बने हुए उसके जो संबंध हैं, उनके बीच उनकी कला साधना कैसी है। तो यतीन्द्र जी, आपके पास तो कई जीवन का ऐसी स्मृतियां, ऐसा साहित्य है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? बहुत धन्यवाद रेखा जी कि आपने इस जो स्त्री जेंडर पर आपका एक पूरी सीरीज चल रही है, मुझे इस लायक समझा और बुलाया, और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तावना है, क्योंकि आपकी आवाज में गिरिजा देवी के बारे में सुनना खुद अच्छा लग रहा था। मैं जो आपने बात कही कि अपने जीवन में वो कौन से अवकाश हैं, किस तरीके से स्त्रियां कलाकारों के जीवन में कला और उनके जीवन में जो एक विभाजन है,
मैंने इस बात को हमेशा परखने की, जानने की कोशिश की कि एक स्त्री पहले कितनी स्त्री है, पहले उसका अपना अपना स्वायत्त जीवन कैसा है और फिर वो दुनियादारी में कैसे है। अगर मैं इसके संदर्भ बदल के कहूँ, मैं जिस फैमिली में रहा, मेरी दादी अयोध्या में थी, राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उनका एक ना एक दूसरे तरह का एक कोनोटेशन और एक लाइफ थी। लेकिन मैं उनके बहुत नज़दीक था, तो मैं उनको समझता था कि वो कैसी महिला रही और कैसे अपने जीवन, विचार और खुद स्त्री होने को उन्होंने कैसे अपने जीवन में सँवारा। कम उम्र में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो मैं दादी के पास रहता था। तो मैं देखता था कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को एक बहुत ही सादगी में, एक ऐसी परिपूर्णता में समाहित कर लिया था कि किसी भी तरह के हानि-लाभ से उन विचलित नहीं होती थी। पुराने ज़माने की स्त्रियाँ जैसे होती थी कि सब में खुश, और कुछ भी बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए, तो कहें कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तो मुझे लगता था कि एक जो एक पॉजिटिविटी का अछोर है, ये औरतें कहाँ से लाती हैं? एक ऐसी महिला जिन्होंने इतना सब भरा पूरा जीवन देखा, जिनके पति कम उम्र में छोड़ के चले गए, पूरा परिवार सँवारा, मेरे पिता को, सबको। एक जॉइंट फैमिली थी और उतना ही प्यार, और किसी के लिए ज़रा-सा भी मैलिस नहीं, किसी के लिए कोई कटुता नहीं। जिसने आके धोखा भी दे दिया है, उसको भी कोई वो नहीं। मुझे एक संस्मरण याद आता है सिद्धेश्वरी देवी का, कि वो रोज़ उनको बड़ा नींबू के अचार डालने थे, तो पसेरी भर 5 रुपया पसेरी नींबू करके आके बेच गया। तो उन्होंने कहा कितने हैं नींबू? तो उन्होंने कहा 2 पसेरी है, तो ले लिया पैसा। तो सविता देवी जी ने उनको टोका, कहा माँ तुमको ये बहुत ठगता है, ये जो है ये इसमें रहते नहीं है तौलने में, तो तुम क्यों ऐसा जो है करती हो, पैसे दे देती हो, 2-4 रुपए ज़्यादा ही दे देती हो। बोले कि मैंने तो नहीं ठगा ना, उसने ठगा, ये उसकी फितरत है। अगर वो मेरे पास आकर के इसी में खुश होके जाता है कि उसने 1 रुपए ज़्यादा बना लिए, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, इसी में मुझे राग मिलता है। तो ये वो इन स्त्रियों का जीवन है, जहाँ मैंने अपनी दादी को देखा, सिद्धेश्वरी जी को देखा, गिरिजा देवी को, कि वो रसोई में होती थी। हम लोग, मैं जब छोटा-सा था, बहुत कम उम्र में 18-20 साल की उम्र में अप्पा जी का सानिध्य मिला। रसोई में खड़ी हैं, वो तायद कर रही हैं, मैंने लिखा भी है गिरजा में। कि सुनंदा ऐसे करो, मालिनी ऐसे करो, रूपान ऐसे करो, खाना ठीक से परोसो, चावल कैसे रखना है, रोटी में घी कैसे लगाना है, और फिर उसी में गुनगुनाए जा रही है, कोई रागदारी भी हो रही है, और कहती थी हाथ भी चलता रहे, कान भी चलता रहे, दिमाग भी चलता रहे और सुर भी चलते रहे। मतलब वो वाह! एक रोबोटिक, हाँ, एक रोबोटिक टाइप का मामला। तो मैं हँसता था, मैं कहता था अप्पा जी, आप ये कैसे आप इन लोगों को ट्रेन कर रही हैं, ये क्या मसला है? बोली कि पूरा आपकी सारी इंद्रियाँ काम करती हैं, संगीत सिर्फ़ सिर्फ़ सुनने की चीज़ नहीं है, संगीत समझने की, संगीत देखने की भी चीज़ है। थाली में खाना परोस के आए और आपकी ये चाहना ना हो कि अरे वाह! क्या परोसा है, हम खा लें, भले ही वो बहुत ही साधारण ढंग से सजाई हो, तो बेकार है। अगर एक गृहिणी कुशलता से खाना नहीं परोस सकती, राग क्या परोसेगी? तो मुझे वहाँ से वो एलिमेंट्स मिले कि मुझे ऐसी बात करनी है कि अच्छा, ये होता ही रहा है कि महिलाओं के साथ एक ये दिक्कत भी आती है कि तमाम सारी, हम कितनी भी स्वतंत्र उसकी स्वायत्तता की बात करें, उनके इंडिपेंडेंट होने की बात करें, कामकाजी महिलाएँ भी, कलाकार महिलाएँ भी अपने घर का भी देखती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर स्त्री रियाज़ कर रही है तो उसका पुरुष पति ये कह दे कि मैं चाय बना लाता हूँ। वो उसमें वही लेडी अपना चाय भी मैनेज करेगी, वही खाना भी मैनेज करेगी और वही राग भी मैनेज करेगी। तो ये जो एक फाइन इक्विलिब्रियम, एक जो बैलेंस था, मैंने गिरिजा देवी में देखा, मैंने अपने घर में देखा, मैंने तमाम एनेक्डोट्स में पढ़ा। तो जब मैं इन लोगों का जीवन लिख रहा था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ कलाकार की महानता गाने से कुछ नहीं होगा। वो यतीन्द्र मिश्र ना भी गाएँगे तो फ़र्क क्या पड़ता है, सब दुनिया जानती है। आज लता जी पे मैंने किताब लिखी, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं ना लिखता या उस तरह से वो बात ना आती, तो भी लता जी की महानता में कमी नहीं होने वाली थी। तो मुझे ये लगा कि मुझे वो एंगल भी दिखाने हैं किताब में, जो लोग जिससे अनभिज्ञ हैं। लोग ये तो जानते हैं कि लता मंगेशकर नौशाद के लिए गा रही हैं, श्री रामचंद्र के लिए गा रही हैं, कि लता मंगेशकर अपने हाउस होल्ड लाइफ में, दिनचर्या में क्या कर रही हैं, अपने माँ से कैसे बतिया रही हैं, अपने कष्ट कैसे कह रही हैं। लता जी का एक बड़ा सुंदर वाकया है, उनको खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का वो मिला, जो म्यूजिक की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, 70s में उनको डीलिट मिली। तो उनकी माँ लेटी हुई थी, आराम कर रही थी दोपहर में, तो बड़ी खुश होके गईं। तो उन्होंने पैर छुआ, बोले माँ हमको डीलिट मिली है। तो उन्होंने कहा, जबकि उस समय पद्म भूषण वगैरह सब हो चुकी थी, लता जी तो 50s में ही
कामयाब हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा किस बात के लिए? माँ तो अपनी बेटी को ऐसे ही देखेगी ना। उन्होंने कहा किस बात के लिए? तो बड़ी नाराज हुई, तो लौट के गईं, अपने कमरे में बैठी रहीं। शाम को उनकी मित्र आईं, पद्मा सचदेव आईं, तो उन्होंने कहा अम्मा पूछ रही थी कि तुम्हें किस काम के लिए डीलिट मिला है? तो पद्मा जी ने मजाक किया, कहा कह देना था नाचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो लता जी हैं वो इतनी बड़ी गायिका हैं, इतनी बड़ी समादृत व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ से मुखातिब है तो उनके लिए वो वही बच्ची हैं, वही महिला है। वो उस फ्रेम से बाहर निकल के नहीं देख पाती कि अच्छा ये मेरी बेटी की कामयाबी है। तो मुझे लगा कि ये जो छोटे-छोटे नुआंसेस हैं लाइफ के, स्त्रियों के, और जो उसमें एक गरिमा है। सिर्फ लता मंगेशकर एक बड़ी कलाकार या सिर्फ बेगम अख्तर एक बहुत माकूल, बहुत मकबूल गज़ल गायिका हो, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने उस मैनरिज़्म को, उस एटिकेट को, उस समय को भेदा है, उसमें अपनी पहचान बनाई है। हमेशा से मतलब एक पुरुष होकर के भी मैं इस पूरे एहतराम से कह रहा हूँ कि पुरुषों के बनाए समाज में जहाँ उनके नियम कायदे चलते थे, तमाम सारी चीज़ें होती थी। आज भले उसमें बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट सोशल मीडिया का भी है कि आज हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जिस समय मौके कम थे, मंच कम थे, माइक्स नहीं थे, आपकी बात कोई पहुँचा नहीं सकता था। अपनी शर्तों पे जीना, अपने ढंग से अपनी कला को मनवा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़े लोगों पे काम नहीं हो पाया। वो अलक्षित ही चला गया। किशोरी अमोनकर के ऊपर काम नहीं हुआ, आमला शंकर के ऊपर काम नहीं हुआ, देविका रानी के ऊपर, देविका रानी जिस भी बड़े कलाकार का मैं इंटरव्यू उठा के पढ़ता हूँ, उनकी लाइफ पढ़ता हूँ, तो पता लगता है कि कहीं न कहीं किसी मुकाम पे बॉम्बे टॉकीज़ से इन्विटेशन आ रहा है, ₹100 की नौकरी कर रहा है कलाकार, लेकिन देविका रानी लाती कि नहीं, नहीं आओ और हमारे यहाँ ₹1000 मासिक वेतन पे काम करो। बनाने वाली अशोक कुमार, दिलीप कुमार, इन सबको गढ़ने वाली देविका रानी। तो ये जो औरतें हैं, ये जो ये जो पूरा मामला है, जद्दनबाई का मामला है, सरस्वती देवी का मामला है, मतलब एक पूरी रेpertory है और वो एक सोशियो पॉलिटिकल स्टडी का भी मटीरियल है, इसलिए नहीं कि वो कला क्या कर रही है, इसलिए कि वो समाज में हस्तक्षेप कैसे करती है। यतीन्द्र जी, मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी कश्मकश सी रहती है। जैसे आपने कहा कि पंखुरी उसमें लिख भी रही है टिप्पणी, मगर ये हमारे समाज का यथार्थ है जो अब बदल भी रहा है कि अगर जी। स्त्री रियाज़ कर रही है तो मतलब आज अब परिवार बदला की, है, अब बदला हाँ, है। मैं 60s की बात बता रहा था आपको। जी। बिल्कुल। लेकिन आपके पास वही मैं जानना चाह रही थी कि इनके साथ जब आप बार-बार इनके पास गए होंगे इन पर काम करते हुए, तो कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाएँ भी आपने देखी होंगी, जिनमें कि लगा होगा कि ये कलाकार और व्यक्ति के बीच में क्या कोई अंतराल है, या फिर अपने निजी जीवन में कितना ज़्यादा संघर्ष करते हुए भी कला में उसकी छाया नहीं आने देनी है, या फिर ये भी हो सकता है कि निजी जीवन के जो दुःख हैं, वो उस कला को मांझ रहे हों। तो ऐसी कोई घटना अगर आपको याद है तो बताएँ? मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और इसका इतना सरल जवाब नहीं हो सकता। कुछ छोटे-छोटे नुआंसेस बता सकता हूँ आपको, जिसमें मैंने जी, पकड़ने की कोशिश की, ज़रूरी नहीं कि वो ही सत्य हो। ये मेरा जी, पर्सपेक्टिव, मेरा ऑब्ज़र्वेशन हो सकता है। अप्पा जी पे काम करते हुए, अप्पा जी के साथ रहते हुए गिरिजा देवी को मैंने देखा, बनारस जिस तरीके से एक रहा है, गिरिजा देवी ने किस तरह से अपने को सँभाल के, पूरी शाइस्तगी से एक अपना जीवन गढ़ा, अपनी शिष्याओं को तैयार किया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता था कि जैसे कहते हैं ना कि हेड ऑफ़ द फैमिली का जो मामला होता है कि अपने परिवार को आगे ले जाना, पालने का जो एक मामला होता है, तो जैसे एक पिता करता है, तो अप्पा जी कंसर्ट गाती थी, रागदारी करती थी, सब करती थी। लेकिन कहीं न कहीं अपने ग्रैंडसन के भविष्य के लिए बहुत दुखी और परेशान रहती थी, कि उसका हुँ, सेटलमेंट हो जाए, अभी तो हम कमाई थे भैया, हमरे बात का होए, इस तरह की बात कहती थी। हम कुछ कर जाए इनके लिए, मतलब वो लेडी कह रही है कि मेरे ग्रैंडसन का कुछ अच्छा हो जाए, मेरी बेटी का सेटलमेंट हो जाए, मैं कुछ रुपए कमा के छोड़ दूँ, जो एक बहुत ही सामान्य मानवीय भावना है और जो किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है। कभी भी अपने अपने तकलीफ़ों को, अपनी खरोंचों को इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया। जब भी प्रेम की बात की, जब भी ठुमरी की बात करती हैं,
ख्याल की बात करती हैं, मान लीजिए इसकी तायद करेंगे अगर आप उनसे पूछें, तो बेटा वो सबको साधना पड़ता है। गायिका को ये भी देखना पड़ता है कि श्रोता में कौन किस निगाह से हमको देख रहा है। कभी हम जवान भी थे, तो कभी जब हम परफॉर्म करते थे, तो निगाह में जो तारीफ है, मैं बहुत ही क्षमा चाहते हुए आदर के साथ कहूँगा, मेरे लिए तो दादी की तरह थी, ग्रेट ग्रैंड मदर की तरह, बड़ी उम्र में, पकी हुई उम्र में, कि जब हम सीखते थे, करते थे, तो ये कोई गुरु नहीं बताता था, पंडित श्रीचंद मिश्र ने नहीं बताया कि समाज से कैसे बचना है। वो एक इनर गट फीलिंग जो एक स्त्री के अंदर होती है अपनी गरिमा को लेकर के, कि मुझे किसकी तारीफ में फाक विभाजन करके देखना है, कौन ट्रू सेंस में बात कर रहा है, कौन किसी और अर्थ में ले जा रहा है। तो ये सब चीजों की जो सोच थी वो बहुत पकड़ थी अपा जी की, और ये अपनी शिष्याओं को बताती कि कोई रीझ के बहुत तारीफ कर दे, बहुत इनाम इकराम देने लगे, तो उसके 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 पीछे के संदर्भों को भी टटोलने की कोशिश करना कि वो सिर्फ आवाज के लिए तुम्हारे पीछे है या किसी और बात के लिए। तो ये एक अनुभव पगी बात थी। बेगम अख्तर साहिबा मेरे घर में थी, हमारे यहाँ दरबारी गायिका हुई, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की बहुत अच्छी मित्र थी। मैंने तमाम मंचों पे कहानी सुनाई। यहाँ भी जरूर बताना चाहूंगा, बाइयों के जीवन, तवाइफों के जीवन को तमाम दूसरे ढंग से देखा जाता है। वो जब हमारे यहाँ आती थी तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की मर्सिडीज कार उनको लाने के लिए जाती थी, क्योंकि उनको एक हाई लेवल का रिस्पेक्ट दिया जाता था कि बेगम साहिबा आएंगी। और जो हमारे यहाँ जो ड्राइवरों की फ्लीट थी, 12-15 ड्राइवर थे, सब में होड़ लगती थी कि हम जाएंगे बेगम साहिबा को लाने। क्यों? क्योंकि जब बेगम साहिबा वापस जाती थी तो ढेर सारा इनाम इकराम, झाबों में भर के मिठाइयाँ और बच्चों के लिए बख्शिश देती थी। ये एक उनका मानवीय पक्ष है, जो तो सब जाते थे। और जितना वो नजर करती थी दरबार में, उसका वो जब वो पेश करती थी तो महाराज की तरफ से उसका दुगना करके लौटाया जाता। तो हमारा एक 100 एकड़ का फार्म हाउस था, उसमें 50 एकड़ का रकबा वो भूभाग महाराज ने उनको लिख दिया, ग्रेट ग्रैंडफादर ने। तो और वो उसमें उन्होंने कहा ये आपका है, आपकी कला के लिए हम ये दे रहे हैं। आज की डेट में 50 एकड़ भूमि का आप दाम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब वो सन 47 में जब उन्होंने फाइनली फैजाबाद छोड़ा तो जाने लगी, तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को जमीन लौटाने आई। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको दे दिया है, आपके सम्मान में दे दिया है, आप इसको रख लीजिए। तो बोले कि नहीं, मैंने जब तक 10-12 साल रखा, जोता बोया, लखनऊ फैजाबाद में रही, अब मुझे रहना नहीं है, तो अभी आपकी अमानत है, मैं आपको वापस करती हूँ। तो महाराज ने कहा हम दे करके तो कोई चीज वापस ले नहीं सकते, तो आप इसको बेच लो, जमीन की कीमत होती। बोले नहीं राजा साहब, ये नहीं करूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी ग्रैंड मदर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, विमला देवी जी, तो उनको कभी कभी कुछ ठुमरी टप्पे सिखाती थी, तो बोले मैं बिटिया को दे देती हूँ, बिटिया को वापस कर देती हूँ, उसको गिफ्ट दे देती हूँ। तो बोली कि बेटी तो आपसे संगीत सीखती रही है, तो आप गुरु हुई, तो गुरु को तो गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो गुरु को तो नहीं, गुरु नहीं लौटा सकता अपनी शिष्य। तो बोली मैं समझ गई, आप मुझसे वापस नहीं लेना चाहते हैं तो आप बहाने कर रहे हैं, लेकिन दामाद पे किसी का हक नहीं होता, तो मैं दामाद को वापस करके जाऊंगी। तो मेरे ग्रैंडफादर को वापस किया उन्होंने। आज भी वो कागज अख्तरी बाई फैजाबादी बनाम डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा करके खसरा खतौनी में हमारे यहाँ मौजूद है, और हमें प्रॉपर्टी वापस मिली। तो हमारे ग्रैंडफादर ने पूछा कि आप ये कर क्यों रही हैं, इसका कोई वाजिब कारण है या कोई नाराजगी है? बोली नहीं, जिंदगी भर जब तक मैं आपके दरबार में गायिका रही, आपने बहुत सम्मान किया। मैं नहीं चाहती हूँ कि अयोध्या फैजाबाद का जब इतिहास लिखा जाए कभी, तो ये लिखा जाए कि राजा ने तो एक तवाइफ की इज्जत की, लेकिन एक तवाइफ ने अपना मान नहीं रखा और वो जमीन बेचकर चली गई। अब आप बताइए, ये बात कौन कहेगा? ये बात अगर इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए नहीं कि वो प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए कि जो तमाम तरीके के तोहमत लगते हैं कि पैसा कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए दुनिया भर के डील होते थे, सब होते, ऐसा नहीं है। वो वैसी ही सामान्य और गरिमामयी स्त्रियां थीं जैसे कि हमारे और आपके घरों में होती, जैसे आज पढ़ी लिखी स्त्रियां होती हैं और खुद मुख्तार होती हैं। लता जी के संदर्भ में भी मैंने यही देखा, जो आपने कहा कि कोई उनका दुख, मुझे लगता है कि पिता के जाने का दुख उनको जीवन भर रहा, आज भी है। और जब भी उनको पूरे दो, तो वो यही कहती हैं कि मैं अपने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर को ये नहीं बता पाई, ये नहीं दिखा पाई, मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मैंने बच्चों की ठीक से परवरिश की, माँ की ठीक से परवरिश की। जब उनको भारत रत्न मिला और मैंने पूछा, तो बोली भारत रत्न पाने का उतना सुख नहीं है जितना इस बात का सुख है कि जब मेरे पिता की डेथ हुई तो महाराष्ट्र में गहने बहुत पहनते हैं,
तो सारे गहने माँ के एक एक करके बिक गए थे, और माँ की एक नाक की कील बची थी लॉन्ग, वो भी बिक गई थी श्राद्ध में, और चांदी के थाल वगैरह। तो जब इनकी नागिन और अनारकली फिल्म हिट हुई तो कुछ पैसे आए, ये लता सुरगाथा में लिखा भी है मैंने। तो जी उन्होंने अपने जाके सुनार से कहा कि माँ के लिए सारे गहने बना दो, लेकिन वो कुछ पैसे कहीं ट्रांसफर हो रहे थे। 3 साल के बाद सुनार ने कहा कि जितने गहने आपने कहे थे मैंने सारे बना दिए, महाराष्ट्री महिला जितनी गहने पहनती, अब आप आके ले जाओ। तो जब ला के माँ को दिया तो माँ रोने लगी। माँ ने कहा ये किस लिए, अब तो तुम्हारे पिताजी चले गए। तो बोले कि पिताजी चले गए लेकिन मैं बेटे की तरह हूँ, पिताजी आज होते तो तुम्हारे गहने वापस करते ना, मैं आज लेके आई। तो बोली कि यतीन्द्र उसके बाद में माँ को बहुत आश्वस्त देखा, और उस दिन माँ मेरी बहुत, जिसे कहते हैं बेधड़क नींद, घोड़ा बेच के सोने वाली नींद जो होती है, उस दिन माँ उस भाव से सोई घर में। उनको ये लग गया होगा कि अब मेरी बेटी घर चला लेगी। लेकिन मैं रात भर नहीं सो पाई, मैं रात भर रोई, और मुझे लगा कि पिता जो तुम मुझे सौंप गए थे शायद मैं कुछ कर पाई हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम था। मुझे लगता है ये इतना बड़ा मानवीय पक्ष है किसी भी बड़ी कलाकार को समझने का, कि इस पे बात होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। हम सिर्फ हम अब इस देश में मूर्ति पूजक लोग हैं कि हम आइकन को पूजते हैं, हम टैलेंट की कदर करते हैं, हम उस गरिमा की बात नहीं करते, हम उस मानवीयता की बात नहीं करते, हम उस स्वायत्तता की बात नहीं करते कि अरे ये हुआ होगा तो ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बहुत बहुत पसंद आती है। और तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो कष्ट उन्होंने बटोरा हुआ है, जो उनका संचित दुःख है जीवन का, वही उनके सैड सॉन्ग में भी झलकता है। आशा भोसले जी ने एक इंटरव्यू दिया था कभी, तो उन्होंने कहा कि हम भाई-बहनों को जब भी कोई डाँट पड़ती थी, तो माँ सारा अ, गुस्सा लता पे उतारती थी, और दीदी अपने ऊपर सारे गुनाह ले लेती थी। तो सबसे ज़्यादा माँ की मार दीदी ने खाई है। लेकिन जितनी मार खाई है, उतने ही आशीर्वाद में फली है। आज मुझे लगता है कि थोड़ी मैं भी खा लेती मार, तो दीदी की तरह हो जाती। अरे ऐसे मार्मिक प्रसंगों को सुनकर मतलब मन अपना ही पिघलने सा लगता है। और जी, ऐसे लगता है ना कि ये जो जेंडर की बातें, हम भेद की बातें करते हैं, जी, ये इनके बड़े पॉलिटिकल पक्ष होते हैं, साहित्यिक पक्ष होते हैं, आलोचनात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन अगर कहीं वो पिघल सकता है तो वो कला की दुनिया में ही पिघल सकता है। और अगर आपकी कला आपको इतनी उदात्तता नहीं देती कि वो आपका ये मानवीय पक्ष जीवित कर सके, औरों के साथ आपका जो जीवन है उसे बदल सके, तो शायद उस कलाकार की फिर बहुत लंबी जो एक भूमिका बनती है समाज में, जो इज्जत बनती है, वो भी कहीं खो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि बात तो अभी हम लता जी और बेगम अख्तर साहिबा और गिरजा जी की कर रहे हैं, लेकिन आपने अक्क महादेवी पर लिखा, और मुझे ये पता है कि भक्ति कविता पर आपका मतलब आपने उसको बार बार परिभाषित करने की कोशिश की है कि ये जो स्व है वो कैसे एक पिघलता है, और एक जो एक आध्यात्मिक स्व भी होता है व्यक्ति का, वो भक्त कवियों में किस तरह आता है। तो ये जो यात्रा है अक्क महादेवी से यहाँ की, और फिर बाद में और कलाकारों की, उन पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन अक्क महादेवी पर जो आपकी किताब है भैरवी, जिसमें उसका जी। अनुवाद है, उस पर आप कुछ बात कीजिए। ज़रूर, ज़रूर। मेरी बहुत ही प्रिय किताब है। वैसे सफलताएँ तो बहुत सारी किताबों ने दी, लता जी ने दी, बाकी चीज़ों, लेकिन दिल के सबसे करीब है भैरवी। इसलिए कि जब मैंने ए.के. रामानुजन का ट्रांसलेशन पढ़ा, मैं पढ़ रहा था स्पीकिंग ऑफ शिवा, जो जिसमें उन्होंने सारा बसवन्ना और सारे शैव भक्तों को उन्होंने ट्रांसलेट किया। फिर एस. ललिता एंड शशि थारू की जो किताब है, विमेन राइटिंग इन अर्ली इंडिया, तो वो दोनों किताब मेरी बहुत प्रिय हैं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि चाहे वो बहिना बाई हैं, चाहे वो जाना बाई हैं, चाहे वो अक्का हैं, चाहे वो लल्लेश्वरी हैं, सब रिबेल करती हैं, सब ट्रांसेंड करती हैं, और किसी जी से नहीं अपने आप से। तो मुझे लगा, और हाँ मुझे मीरा में और अक्का में बहुत साम्य लगता था। मुझे लगता था मीरा ने भी खुद का को ट्रांसेंड किया, कृष्णार्पिता हुई और वो शिवार्पिता हुई।
और जो उनका चन्न केशव वाला मामला है कि उनको चन्न मल्लिकार्जुन का मामला है कि वो मल्लिकार्जुन शिव को अर्पित है और हर चीज उन पे आरोपित करके देखती हैं। तो मुझे पोइट्री में एरोटिक्स भी मिलता था और मुझे पोइट्री में एक वो स्पिरिचुअलिज्म भी मिलता था, और सौंदर्य और अध्यात्म के बीच में जो एक झीना सा पर्दा है वो कहीं ऐसे हिलता था जब मैं पढ़ता था। तो मुझे उसने बिल्कुल जैसे स्ट्रॉन्ग एक बिल्कुल एक खींच लिया अपनी तरफ। तो मुझे लगा कि इसके और भी तो जितने भी पाठ मिलते थे मैंने सब मंगा के पढ़े, एच.एस. शिव प्रकाश जी का पढ़ा। अनुवाद नहीं था तो मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं इसका अनुवाद करूंगा, लेकिन मैं अपने से करने लगा। तो मुझे अपने से करने लगा तो मैं कुछ दिन ठहरा रहा। मैंने कहा कि मैं एक पुरुष हूँ, एक स्त्री मन से कैसे कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, मैं इसको समझ रहा हूँ इस बात को। तो मैं उसको फिर उस भाव से मैं उतर करके मैंने कोशिश की, मैंने लिखा पढ़ा। ये यही सही है कि मैं भक्ति कविता और भक्ति साहित्य बहुत पढ़ता हूँ, म्यूजिक के कारण भी बहुत पढ़ा, क्योंकि एक पूरा एक अलग से जी। एक वो बनता है, उसका एक स्ट्रगल मूवमेंट है सारा। तो मुझे लगा कि अक्का महादेवी को मुझे लिखना चाहिए। फिर मैंने एक लंबी भूमिका लिखी। बाद में मृणाल जी ने जब इसकी भूमिका लिखी तो उसमें एक बात कही कि मुझे खुशी इस बात की है कि स्त्री भाव से लिखा गया पक्ष है। और अक्का को देखिए कि किस तरीके से वो रिबेल करती है, खुद पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा होता है, उनको कुछ प्रूव नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि मीराबाई है, अक्का है, लल दत्त है, ये कुछ प्रूव करने नहीं जा रही, कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रही, किसी यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्म लेने नहीं जा रही है। वो खुद से बता रही है कि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। वो जो मीरा कहती है, संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। तो मुझे लगता है कि बाला मैं बैरागण होंगी, तो मुझे लगता है कि बाला मैं बैरागण होंगी को ही बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। उसमें कुछ और कहने जी। की जरूरत नहीं है। और ये बैराग वैसा बैराग नहीं है कि वो साल्वेशन का बैराग है। वो कहीं अपने अपने अंदर अपने स्व को उसको ज्यादा बड़ा करते हुए बड़े परिसर में ले जाने का मामला है। दिक्कत ये है हिंदी कविता के साथ, दिक्कत ये है कि तमाम सारे वाद और तमाम सारे डिस्कोर्स में इन सब चीजों को ओल्ड फैशन माना जाता है। अंग्रेजी में कोई अनुवाद करे तो उसकी बड़ी तारीफ होती है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से बात हुई। हिंदी में आप करते हैं तो आपको तुरंत आपको देखना पड़ता है। आप अंग्रेजी में देखिए कितना सुंदर अनुवाद तमाम लोगों ने किया है। तुम अंडाल को बहुत सुंदर प्रिया सारुकई छाबरिया ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हिंदी में काम कर सकते हैं। मेरी योजना भी है कि मैं आगे और तमाम सारी कवियत्रियों पे काम करके अनुवाद करके टीकाएं लेकर के आऊं। वो देखते हैं आगे कब कर पाता हूँ। तो अक्का कर पाया मैं, और अनुवाद करते हुए मैं एक एक पोइट्री के उसके रसास्वादन में डूबा रहता था कि मुझे लगता था कि शब्द भी ऐसे आए, भाषा भी वैसी आए कि लगे कि 21वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में बात हो रही है। कि अगर कपड़े की, अगर वस्त्र की बात भी हो रही है तो मैंने वहां दुकूल वर्ड रखा। मैंने कहा कि एक कुछ ऐसा संस्कृताइज्ड भी हो, कुछ ऐसा हिंदी के नजदीक भी हो, उसमें एक लोक पुकार भी हो। और सबसे बड़ी बात है, औरत की करुणा डूबनी नहीं चाहिए जो वो कह रही हैं। फिर दिक्कत ये थी कि ये सेकेंडरी सोर्स का ट्रांसलेशन था, क्योंकि कन्नड़ में जानता नहीं था। तो फिर एच.एस. शिवप्रकाश जी से मैंने निवेदन किया और उनसे मैंने फिर पूरा टेक्स्ट भेजा। फिर उन्होंने मैच किया, मिलाया, 6 महीना किताब पढ़ी रही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसको आगे बढ़ाओ, और मेरे टेक्स्ट में से भी कुछ ट्रांसलेट करना चाहो तो कर लो। फिर मैंने सब जोड़ के 75 वचनों को पुनर्लेखन किया। मैं उसको पुनर्लेखन कहता हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं है कि मैं ये जी। कहूँ कि ये जो है अनुवाद है, क्योंकि मालूम नहीं कि वचन की जो एक स्फीति थी, जो वचन की एक जो फोनेटिक्स थे, उसको मैं कितना पकड़ पाया। लेकिन उसके बाद जिसे इम्पैथी कहते हैं, तो एक पोएटिकल इम्पैथी है अक्का महादेवी के लिए। और खुशी की बात यह है कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, कई बार उसको याद करते हैं। तो ये यात्रा रही अक्का महादेवी। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सूत्र सा निकल रहा है इसमें, कि ये जो स्व की परिभाषा है और अस्मिता की परिभाषा है, असल में साहित्य की समस्या केवल लोक की समस्या नहीं होती, वो एक सौंदर्य शास्त्र की समस्या होती है। शब्द जो है वो पूरे एस्थेटिक्स को डिफाइन करता है, और वो एक फॉर्म भी होता है और उससे मुक्ति का प्रयास भी होता है। तो ये जो सारे प्रयत्न हैं, जब आप संगीत के माध्यम से, जब आप कविता के माध्यम से उसमें संचरण करते हैं, तो यही मुक्ति है, यही लिबरेशन है। और ये जो लिबरेशन है, कई बार मैं महसूस करती हूँ कि वो एक जो सामाजिक धरातल है लिबरेशन का, जिसको हम यथार्थ स्थितियों से परिभाषित करते हैं, उससे कहीं ऊंचा हो जाता है। और वो ऐसा समाज के सामने चुनौती बन जाता है कि
उसको फिर हल्के से लेने की हिम्मत समाज के उन कारकों में नहीं है। जैसे लता जी के बारे में आप बात कर रहे थे कि कोई कह ही नहीं सकता उनको कि आप ऐसे निर्दिष्ट हो सकते हैं, मतलब उसका जो सूत्रधार है अपने काम की, वो लता जी ही होंगी, और वो इसी आंतरिक ताकत की वजह से होंगी। और जो आपने अपने यहाँ कविताएं लिखी हैं मिरासिनों पर, नौटंकी वालियों पर, कोठे वालियों पर, और उनका संघर्ष भी जिस तरह से उन कविताओं, मतलब वो एक दो कविताएं नहीं है, पूरी श्रृंखला की श्रृंखला चलती है। जी जी। तो वो भी उसमें स्थापित हो जाती है। तो उन पर मतलब उन्हें आप कैसे देखते हैं, और उस कला का रिश्ता और इस कला का रिश्ता किस तरह का है? मुझे लगता है कि सब आपस में मिला-जुला मामला है। और मिरासलों की जब बात करते हैं, जब नौटंकी वालियों की बात करते हैं, जब गौनिहारिनों की बात करते हैं, तो एक कलेक्टिव नाउन की तरह देखते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर गौनिहारिन का जो जीवन है, वो दूसरे से मिलता हुआ या कुछ संभलता हुआ दिखेगा। जब मैंने शहरनामा फैज़ाबाद पर काम किया, जो एक एक कल्चरल गज़ेटियर है इस पूरे अवध रीजन का, तो उसमें एक पूरा चैप्टर ही है कि तवाइफों के मुजरा करने वाले गाँव पे कैसे-कैसे लोग कौन-कौन होते थे। तो दहेमा, तकमीनगंज, राजेपुर, ये सब जगहें थी जहाँ पे मैं गया, पुरानी औरतों से मिला, जो जिन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया था, कुछ और काम होने लगे थे। तो मुझे लगा कि ये कितना कष्ट है, कितना कैसे सीखा होगा, कैसे जीवन जिया होगा, कैसे अपने घर का दाल-रोटी चलाई होगी। वही सारी चीज़ें नौटंकी वाली में और मिरासिनों में आई, क्योंकि मिरासिनें पहले बहुत अयोध्या में आती थी, तीज त्योहारों पे घूमती रहती थी। तो मैं, चूँकि म्यूज़िक का एक माहौल था, मेरी दादी सबको बड़ा पैट्रोनेज करती थी, सबको पता होता था कि रासदन चलना है, तो पूरा-पूरा टोली आती थी। तो मेरे बचपन में वो मेरी स्मृतियों में बढ़ा हुआ है कि हाथों में कैसे सब पहने हुए और सब बाँधे हुए और सब गले में लटकाए हुए, वो बैठ के गाने लगती थी। पैसे-वैसे दो सब, फिर तो वो माँगती थी कि कुछ आटा दे दीजिए, कुछ दाल दे दीजिए, कुछ कच्चे अनाज दे दीजिए। तो वो जैसे अब पता नहीं इस मंच से कितने लोग उसको समझेंगे, एक हमारी तरफ अवध में कहते हैं सीधा दान करना, सीधा दिया जाता है। सब चीज़ें लगा करके सब अनाज-पानी सब दिया जाता था। तो वो मेरी दादी देती थी, फिर पुराने कपड़े माँगती थी, तो उनको नई साड़ियाँ देती थी, तो बड़ी खुश हों, बल-बल जाएँ। फिर एक गाना और गा दें कि अच्छा आप, मतलब जैसे आपने कुछ पाया, आपको आपकी कला का एहतराम हुआ। अब वो उनके पास कुछ नहीं है, तो वो इसी में खुश हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए थक गए हैं लेकिन एक गाना और सुना के जाएँगे। तो उस माहौल में मेरी परवरिश हुई। तो मुझे लगा कि ये जो मार्जिनलाइज़्ड वॉइसेज़ हैं, ये जो जो सब जी। कुछ हाशिए पे चला गया समाज है, जो एक सबाल्टर्न एस्पेक्ट भी है कला का, उसको भी लिखना और कुरेदना चाहिए, कहना चाहिए। इसी लिहाज से मैंने लता सुरगाथा में लता जी से कहा कि कोरस गाने वालियों के बारे में बात करिए। मेरी अरे अकेली वाह! किताब है ये। हाँ, ये मैं दावे से कहता हूँ कि मेरी अकेली किताब है, फ़िल्म संगीत के नाम पे, जिसमें कोरस गाने वालियों के नाम ले लेकर के बात हुई। तो दीदी उसमें बताती थी कि कल्याणी ऐसे गाती थी, मीनाक्षी ऐसे गाती थी, सुंदरी ऐसे गाती थी। तमाम बीसों कोरस गायिकाएँ जो श्री रामचंद्र की बैच में गाती थी, जो नौशाद साहब के यहाँ गाती थी, तो किसी के यहाँ शादी है, तो कोई जुकाम-बुखार से नहीं आई, तो दीदी कहती थी कि आज भाई गाना रिकॉर्ड हो रहा है, आज कल्याणी नहीं दिख रही है, पता चला साहब उसको जुकाम हो रखा है। तो जब कोरस वाली ठीक हो जाए तब रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा कि इन आवाज़ों की बातें भी करनी चाहिए, तो मैंने वो इंटरव्यूज़ में वो सारी बातें की। फिर मुझे लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने कविताएँ लिखी, कुछ-कुछ करता रहा। तो मेरा अपना ये मामला रहा कि कलाओं में, संगीत में हर स्त्री की अपनी एक अपना एक स्पेस है। जैसे बेगम अख्तर का एक स्पेस है। बेगम अख्तर के लिए आप ये देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो इतनी समय से आगे की महिला थी कि जब नया-नया लखनऊ बस रहा था, तो उन्होंने हज़रतगंज एरिया में जाके अपना कोठा बनाया। तो उनको लोगों ने टोका कि अरे! कोठा तो हमेशा पुराने लखनऊ और नक्खास में, बोले नहीं, मैं ये शहर आगे तो हज़रतगंज होने वाला है। उन्होंने सूँघ लिया था और 1949-50 में वो अख्तर मंजिल वहाँ ज़हूर बख्श चर्च के पास लालबाग में बनाया। अब उसका फ़ायदा ये था, उसकी डायनामिक्स ये थी कि बड़े शरीफ लोग भी वहाँ आसानी से आ जा सकते थे, क्योंकि वो तो शरीफ और कुलीन जगहों पर था। सिविल लाइन्स एरिया है वो, सबसे मेजर और बदनाम गलियों में नहीं है। और उनकी कंसर्ट में ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता था। आज बड़े-बड़े कलाकारों के घर के सामने बाउंसर लगे होते, उन्होंने बाउंसर रख रखे थे। उनके यहाँ लठैत पाले हुए थे, पैसे दे कर के जो वो रहते थे। और आप 1 हफ्ते तक जाकर रजिस्टर पे बाहर एंट्री कराएँ कि बेगम साहिबा का कंसर्ट सुनना है।
8वें दिन बेगम साहिबा के सामने रजिस्टर जाता था कि भैया 7 दिन से फला आदमी रोज आके चक्कर लगा रहा है। तब वो ये तय करती थी कि अच्छा ये कुछ कला के कदरदान है। तो 8वें दिन उनको अंदर एंट्री मिलती थी और सबसे पीछे बैठने को मिलता था। तो बेगम अख्तर की पसंद की लिस्ट में आने के लिए भी बड़े-बड़े लोगों को 6 महीने लग जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कला के साथ कोई समझौता नहीं किया। मंडी फिल्म में बहुत सुंदर एक बिंब है, श्याम बेनेगल ने दिखाया है कि एक नवाब साहब के यहाँ मुंडन का संस्कार हो रहा है और शबाना जी लेकर के अपनी लड़कियों को जाती हैं, जो तवाइफ कोठे से उठ के आई हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक कोई दादरा गाती, तो जो प्रोटोगनिस्ट है उसके फादर बोलते हैं कि कुछ फड़कती हुई चीज सुनाइए। तो शबाना जी का डायलॉग है कि हुजूर फड़कती हुई चीज के लिए तो बम्बैया सिनेमा देख लीजिए, हम तो दादरा और ठुमरी सुना सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये वो ये कोनोटेशन है जो वहां से निकल के आया कि अगर अगर तवाइफ का काम है, अगर डेरेदार खानदानी गायिकाओं का काम है जो अपने को मुगल दरबार से जोड़ के देखती है, नवाबी पीरियड से जोड़ के देखती है, उन लोगों ने हमेशा कला को आगे बढ़ाया। अगर ये सब नहीं होता, अगर अगर इन लोगों के जीवन में ये कलाएं नहीं आती, तो आज जो सेमी क्लासिकल जॉनर है, जो क्लासिकल जॉनर है, जिसपे बड़े-बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके लिए बड़ी-बड़ी कमेटियां बनती हैं और फेलोशिप्स मिलती हैं, वो समाप्त हो गया होता। अगर गिरजा देवी नहीं होती, रसूलन बाई नहीं होती, जद्दन बाई नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं चलता कि इस तरह की गायन का महत्व क्या है और अलग-अलग ओकेजन पे, अलग-अलग संस्कारों पे क्या-क्या गाया बजाया जाता है। तो जो पूरा एक मामला बनता है, जो मैंने आपसे कहा, लता जी के कॉन्टेक्स्ट में कहा या मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस के बारे में कहा, तमाम छोटे-छोटे लोगों का महत्व है। कौन कब आकर के कौन-सी चीज़ बता दे। और ये मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, ये नौशाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी कहा है कि जो अवध का म्यूज़िक था, अवध का जो फ़ोकलोर था, जो सिनेमा में लेके गए, जो शबाब, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुग़ल-ए आज़म सब में है, वो उन्होंने अवध की, लखनऊ की वो महफ़िली गज़ल से उठाया था और साजिंदों से सीखा था। साजिंदों को सब नोटेशन पता होते थे, जो बैठ कर के सारंगी बजाते थे, जो हारमोनियम बजाते थे। बड़ी बाई के पास तो जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो उनका एकम्पनिस्ट है, जो मार्जिन पर बैठा हुआ आदमी, उसको तो पता है कि आज इनकी महफिल में फलाना राग गाना जाना है, तो उसको तो प्रैक्टिस में होता था, उसके पास नोटेशन होते थे। तो वो नोटेशन वहां से लिए जाते थे। तो खुद नौशाद स्वीकारते हैं कि मेरा तो सारा जो तैयारी है, वो साजिंदों से या जो महफिली गजल गाई जाती थी, जिसे खड़ी महफिल में गाना कहते थे, वो होता था। बिस्मिल्लाह खां साहब ने मुझको बताया, अब एक बहुत बड़े शहनाई नवाज, उन्होंने कहा मैंने शहनाई में जितने करतब किए हैं, जो शहनाई में शास्त्रीय रागदारी, जो नोटेशंस, जो म्यूजिक भरा है, वो मैं जब स्कूल से लौटता था तो रसूलन और बतूलन बाई के कोठे के नीचे बैठ जाता था। तो वो जो खटका मुर्की मीण रियाज करती थी, मैं उसको चुपचाप सुनता था और आकर के अपने शहनाई से निकालता था। तो एक दिन बड़े भाई ने पकड़ लिया, इनके शमसुद्दीन ने। उसने कहा कि ये तुम किस तरह से रियाज करते हो, ये तो नहीं सीखा है हम लोगों ने। तो उन्होंने कहा अगर किसी से चुगली ना करो तो मैं बता दूं कि मैं वहां से आता हूं और बतूलन बाई जब दादरे में तान लेती है तो मैं आकर के वही उतारता। तो अब देखिए कि कौन क्या कर रहा है, उसकी कला कहाँ जाकर के उपज ले रही है। तो मुझे ये सारी चीजें सोशियो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। सिर्फ संगीत नहीं है, सिर्फ ट्रिविया नहीं है, सिर्फ संस्मरण नहीं है, कुछ ऐसा है जिसको कहने की, समझने की जरूरत है। पुरानी जिंदगी में, एनेक्डोट्स में बिटवीन द लाइंस पढ़ने का बहुत मामला होता है। जैसे जब बेगम अख्तर की मैंने बात की, बहुत लोगों से बात की, तो कितने लोगों ने ये बताया कि किस अंदाज से वो कैप्टन सिगरेट पीती थी, कैप्टन का डिब्बा खोलती थी, अपना पीती थी, सबको पिलाती थी, सबको देती थी। या जब आप गौहर जान के बारे में बात करें, आप मलका जान आगरे वाली के बारे में बात करें, आप अनवर भाई लखनवी, कोई भी है, हर आदमी का एक पर्टिकुलर एक अपना एक ठसक था, एक अपना एक अहदा था। बिल्कुल सब वर्तमान समय में लता जी के जीवन को पढ़ते हुए लगता है किसी भी गीतकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि एक अश्लील शब्द लिख के लता मंगेशकर को दे दे, क्योंकि वो साफ मना कर देती थी। वो गाना और फिल्म छोड़ना पसंद करती थी, अश्लील शब्दावली के गीत नहीं गा सकती थी। उन्होंने खुद स्वीकारा है, तमाम मंचों से स्वीकारा है कि मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया, संगम का गाना गाना उनके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो अश्लील अर्थ रखता है। तो जबकि वो गाना उतना अश्लील नहीं है। तो ये लता मंगेशकर हैं कि अपनी शर्तों पे जीती हैं, वहां पे जेंडर, क्लास,
कोई भी डायकोटॉमी कुछ भी नहीं है, किसी तरह की नहीं है। वहां पे उनकी शर्तों पे शैलेंद्र और साहिर बैठे हुए हैं, शब्द बदलने के लिए बैठे हुए हैं। अभी मैं गुलजार साहब की किताब कर रहा हूँ, तो गुलजार साहब ने बहुत सारे ऐसे अनुभव सुनाए हुए हैं कि किस तरह से लता जी को लेकर के आर डी बर्मन घबराए रहते थे कि गाने में ये शब्द गड़बड़ है, दीदी कहीं नाराज ना हो जाए। मतलब आर डी बर्मन जैसे पायदार म्यूजिशियन, उसको ये दिक्कत नहीं कि गाना रिकॉर्ड होने जा रहा, दीदी की गरिमा का ख्याल रखना है, दीदी कुछ अहम नहीं गाने वाली। तो इन महिलाओं ने, चाहे वो गिरजा देवी हो, चाहे वो बेगम अख्तर हो, चाहे वो लता जी हो, इन लोगों ने अपनी शर्तों पे जीवन जिया है। और मुझे लगता है कि ये स्त्री अस्मिता को लेकर के एक बहुत बड़े डिबेट की जरूरत है इस पे। नहीं, मुझे मतलब कभी-कभी ये होता है ना कि ये सब रस्में बातों में भी जो आपके भीतर का क्रिटिक और टीचर होता है वो भी जागता रहता है। तो ये सारी हम्म। बातें सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि देखिए, ये जो टकराहट सामंती संस्कार से जो टकराहट होती है, तो वो कैसे मतलब मार्जिन से उठती है, उसकी वैसी अ, मतलब एक झंडा बरदारी नहीं होती है, लेकिन वो उस सत्ता को अपने आप चुनौती दे सकती है। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो इन बिल्कुल। सब की जो जीवन आप में रही प्रसंग है। सुना रहे हैं, इन सब में वो सब दिखता है। तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप अपनी 2-1 कविताएं पहले सुनाएं और फिर हम बातचीत को आगे ले चलें। मुझे लगता है कि कौन सी कविता सुना दूं, गिरजा देवी से सुना दूं कि अलग से कुछ सुना दूं? आप नौटंकी वो जो वालियां सुना दूं? आपकी नौटंकी वालियां, हाँ, पहले वो हाँ, सुनाइए और फिर वो भी अपनी पसंद की सुनाइए। जी जी, ये नौटंकी वालियों पर है कविता। और जी। खास करके जो पारसी थिएटर में नौटंकी करती थी और अलग अलग जहां पे उनके डेरे जाते थे, कैसे क्या झेलती थी। कैथरीन हैंसन की एक किताब है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसमें बहुत सुंदर ढंग से ये काम हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं उसका एक रेफरेंस दे दूं। नौटंकी वाली, उन्हें लौंडियां कहा जाता था और उनके फन को नौटंकी तमाशा। पता नहीं उनका हुनर याद रखने लायक था या भूलने लायक, मगर उनके अफसाने बिकते थे बाजारों में। पटना, कोल्हापुर, बनारस, सांगली, मिरज, चिलविला और कानपुर को छोड़कर उनकी मोहब्बत की सड़क जुगनुओं से भरी सांझ से होकर गुजरती थी। पटना, कोल्हापुर, बनारस, सांगली, मिरज, चिलविला और कानपुर को छोड़कर उनकी मोहब्बत की सड़क जुगनुओं से भरी सांझ से होकर गुजरती थी। वे रईस जादों की पनीली आंखों से डरकर शोहदों की नींदों में गिर पड़ती थी अक्सर। पुराने साजों पर उतरे हुए सुर की तरह जवानी थी उनकी। इधर बाजा कसा जाता था, उधर उनके मासूम चेहरों पर परिजाद चेहरा। मंच पर अक्सर मिलने वाले उनके शैदाई अपने फेफड़ों में दम भरकर पूछते थे, डार्लिंग, सोडा पियोगी या लेमन? और वे हंसकर अपने पुरातन प्रेमियों को दुलारती, राजा एक फूल ले लो। ये डायलॉग है पारसी थिएटर के जो मैंने यूज किए हैं। जी, जी, जी। और वे हंसकर अपने पुरातन प्रेमियों को दुलारती, राजा एक फूल ले लो। पता नहीं उन नाटकों के प्रेमी उनसे कितना प्रेम करते थे और कितना डरते थे, या उनके अफसानों की गिरफ्त में पड़कर सचमुच का प्रेम करने लगते थे। वे नौटंकी वालियां थीं, अपने पारसी मालिकों का दिल लुभाने वाली तितलियां थीं। वे फूल थीं, बेले की लतर और प्रेम भरे अफसानों की हूरें। वे फूल थीं, बेले की लतर और प्रेम भरे अफसानों की हूरें, और कुछ लोग उन्हें गजलों की बुलबुलें मानते थे। वे पहली बार किसी भी शहर को अपनी आंखों से नहीं, लोगों की हवस भरी निगाहों से देखती थी। और उन रंग बिरंगे तंग बाजारों के मिजाज से भी, जहां तारों की तरह टिमटिम करती बिकती थीं बिंदियां, चूड़ियां, सुरमा और परांदे। वे नौटंकी वालियां लगभग पिछली आधी सदी तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद थी। लगभग पिछली पूरी सदी बीत जाने के बाद वे नौटंकी वालियां आज भी जीवित हैं हमारी स्मृतियों में। वे जब तक थीं तब तक उनके अंदर प्रेम की धधकती गुफा में रिश्ता रहता था, जमाने भर का संत्रास, और बाहर चमकता रहता था उनका गाढ़ा दुख, इंद्रधनुष के सतरंगे वितान की तरह। आज जब वे नहीं हैं, तब ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आज जब वे नहीं हैं, तब ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, पटना, कोल्हापुर, बनारस, सांगली, मेरठ, चिलबिला और कानपुर को छोड़कर कोई और शहर भी शायद होगा
जो उनके गाढ़े दुख को अपने दुख से साझा करके याद करता होगा। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बहुत बढ़िया। असल में मैं ये चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनका पढ़ देती हूँ। जी जी जी। वो तारावती मीना जी ने इस कविता के लिए लिखा है, इनकी मोहब्बत की सड़क जुगनियों से भरी सांझ से होकर गुजरती थी, इसके लिए आपको दाद देनी पड़ेगी। और सब बहुत सुंदर लिख रहे हैं। और विनीता सिन्हा ने लिखा है, मोर ऑफन देन नॉट women in art have risen above anxieties of gender to carve out very admirable spaces for themselves. और इसके ऊपर भी तमाम लोगों ने जब जब आपने जो जो कहा है वो आप बाद में पढ़ सकेंगे, जी आपकी जी। बातचीत को खूब दाद दी है और आपकी कविताओं को भी। तो धन्यवाद। ये तो साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई सवाल भी हों तो आप इसमें लिखते रह सकते हैं। लेकिन एक कविता जो आप गिरिजा किताब से पढ़ना चाह रहे थे, तो जी मैं कहूंगी कि वो भी आप एक पढ़ दीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ। आपने जो मेरी पसंद की कविता थी वो सुनाई है, मुझे लगता है कि मैं और कौन सी पढ़ दूं। वे कुशल शिल्पी हैं, वे कुशल शिल्पी हैं, अपनी स्वर छेनी से देवत्व गढ़ती। वे सुरदात्री हैं, क्योंकि उनके पास कंठ और करुणा का बीजक है, जिससे आमोद के खजाने का तिलिस्म तोड़ती। वे सुरदात्री हैं, क्योंकि उनके पास कंठ और करुणा का बीजक है, जिससे आमोद के खजाने का तिलिस्म तोड़ती हैं। वे अक्षत दूरवा हैं, मांगलिक अनुष्ठानों में स्वस्ति वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाले। मुझे बढ़िया, लगता है बहुत कि अप्पा जी को लेकर, अच्छा ये मैं 20 साल का था जब मैंने कविताएं लिखी, तो वो एक जो एक अच्छा। उच्छ्वास होता है एक युवा का। और मैं आपको बताऊं रेखा जी कि 97 में मेरी दादी की डेथ हुई, जिनसे मैं बहुत बहुत मुतासिर था, और भजन गाती थी। मैं उनके मतलब मेरा म्यूजिक का संस्कार उनसे आया। और 98 में मेरी अप्पा जी से मुलाकात होती है बनारस में। तो नवरात्र का दिन था, मैं मालिनी जी के साथ मिलने गया पहली बार, और बैठी हुई थी सर धुले हुए, सफेद साड़ी पहने, सफेद बाल खुले हुए, चंदन का टीका लगा हुआ था। ऐसे भव्य रूप, ऐसा ऐसा लगा जैसे सरस्वती की कोई अवधारणा है तो अप्पा जी में है। और बड़ी चमकती हुई बिल्लौरी आंखें, की मतलब सब एक्सरे ले लें आपका, अंदर बाहर सब। और मैं सकुचाता हुआ, मैं अभी बहुत बकबक करता हूँ, एक जमाने में बहुत कम बोलता था, तो मैं चुपचाप किनारे सोफे पे बैठ गया। तो कहीं ऐसे इशारा करके मालिनी जी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया, तो मैं पैर के पास बैठ गया। कहा मुखान तो बहुत सुंदर है, चेहरे मोहरे को देख के ऐसे मेरी ठोड़ी पकड़ के कहा कि मुखान तो बहुत सुंदर है, और बताओ कुछ गा बतावत हो। तो हमने तुरंत गाने पे सीधे, तो मैंने कहा नहीं मैं गाता नहीं हूँ, गाना सुनता हूँ और दादी से सुना। पहले मुलाकात में, पहली बात में अपना बला लेने वाला जो इन लोगों का खेल होता है, मतलब मुझे लगता ही नहीं, मतलब एक अगर एटिकेट्स और मैनरिज्म सीखना है तो भी गाने वालों के पास जाना चाहिए, कलाकारों के पास जाना चाहिए। मैंने 7 साल लता जी से बात किया, 7 साल में इंटरव्यू होता था, रेडियो पे फोन पे रिकॉर्डिंग होती थी। जिस दिन दीदी को बात नहीं करनी होती थी, उस दिन दोपहर में उनके सेक्रेटरी का फोन, शाम को 7 बजे से बात करती थी, तो दोपहर को सेक्रेटरी का फोन आ जाता था कि लता जी आज व्यस्त हैं फला काम में, या अगर वजह नहीं भी बताई तो आज आप फोन ना करिएगा, कल करिएगा, और कल इतने बजे करिएगा। मैं भले चूक जाऊं बताने में कि आज मैं नहीं कर पाया, और एक जैसे खिलंदड़ा बात की 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन दीदी वॉज वेरी पर्टिकुलर। और मैं जब तक अभिवादन करूं तब तक वो उधर से नमस्कार बोल दें, आशीर्वाद दे दे,
मुझे लगता है कि आज के समय में हम लोग छोटे-छोटे ईगो में पले हुए इतना-इतना खेल करते रहते हैं। बड़े लोगों के पास जाके बैठो ना, ज़रा देखो क्या-क्या है उनके पास, वज़ादारी क्या है। यही चीज़ मैं साहित्य में कहूँगा। मैं निर्मल जी से मिलता था, कुँवर नारायण जी से मिलता था, निर्मल वर्मा जी से, विद्यानिवास जी का शिष्य था। क्या बड़प्पन था, क्या क्या खूबसूरती थी, क्या दोनों हाथ से लुटाने का भाव था। लेकिन मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। आप बड़ी-बड़ी बातें करें, बड़ा-बड़ा साहित्य लिखें, लेकिन आपके अपने जीवन में नहीं उतरा हुआ है। लता मंगेशकर इसलिए नहीं लुभाती हैं कि उनका गाना बहुत सुरीला है, इसलिए लुभाती है कि उन्होंने उस पीड़ा को पी करके आत्मसात किया हुआ है। बेगम अख्तर ने उसको अपने जीवन में उतारा हुआ है। तो ये जो मुझे लगता है, और मैं इस मामले में अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन लोगों के साथ में कोई काम कर पाया। तो मुझे कोई बड़ी बात अब विचलित नहीं करती। मुझे लगता है यार, इतने बड़े-बड़े विचलन के दौर से ये लोग गुज़रे हैं और उसमें से निकल आए, तो हम लोग तो अभी यंग हैं, अभी संघर्ष कर सकते हैं। जी, ये यही जैसे वो मीरा कहती थी ना, संतन संग बैठी-बैठी कृष्ण जी, भक्ति उन्होंने सीखी है, तो वही कि ये जो संस्कार है, ये ये मतलब ये उदारता, अगर वो संस्कृति और उदारता का जो पर्याय है, ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन है कि आप अपने आप से रिहा होकर के और उसको प्राप्त करें। यहाँ विनीता सिन्हा जी पूछ रही हैं कि क्या आप किसी जीवित नौटंकी वाली को जानते हैं जो लिविंग लेजेंड की तरह हैं और अभी हैं? बहुत सुंदर सवाल किया है। एक कलावती देवी हैं, जो गाती थी, फैज़ाबाद शहर में हैं, अभी वो हैं करीब-करीब 80 साल की होंगी, और मेरी पैदाइश पे भी उन्होंने आके परफ़ॉर्म किया था, नौटंकियों में परफ़ॉर्मेंस के लिए जाती थी, और त्रिमोहन लाल जी की कंपनी में काम करती थी, बाद में छोड़ दिया उन्होंने। वो जीवित हैं अभी, लेकिन गाँव में रहती हैं और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन है, खेती-बाड़ी है, उनका बच्चा किसी सरकारी नौकरी में है, तो कई बार मेरी फ़ोन पे बात हो जाती है। बाकी इस तरह के लिविंग लोग जो कलाकारी में रहे, उसमें बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से, और बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बॉम्बे में हैं अभी बहुत सारे लोग, मेरी बात होती रहती है, मेरे मित्र हैं यूनुस खान साहब, तमाम सारी गायिकाएँ हैं, पुराने लोग हैं, जो अभी बहुत गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या उनके पास एक एक अच्छी अच्छी ज़िंदगी का एक वो माध्यम भी नहीं है। मिलते नहीं हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं, और वो अपने को छुपाते हैं कि पर्दादारी करते हैं। मेरा एक पूरा एक आर्टिकल है, मैंने उसको किया था, और अंग्रेज़ी में भी उसका अनामिका जी ने अनुवाद किया था, कि बहुत सारी नौटंकी करने वाले लोगों ने, बहुत सारे सिनेमा करने वाले लोगों ने अपने नामों की आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। तो पता चला नाम कुछ है, लेकिन फ़िल्मों में जाकर के नाम बदल दिया, मिस पर्ल रख जी, लिया, मिस लोबो रख लिया, मिस गुलाब रख लिया, मतलब फेक नेम्स, क्योंकि वो खुलने ना पाए, उनका कहीं से जो भी कारण रहे हों। तो कई बार आपको डाइसेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि जो मिस गुलाब हैं, दरअसल ये वही तो नहीं है, वो गुलाब जान तो नहीं है, लेकिन वो बात खुलती नहीं। हम एक स्टडी तो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटोग्राफ नहीं मिलते। एक दरोगा अब्बास अली हुए, उन्होंने ब्यूटीज़ ऑफ इंडिया करके, ब्यूटीज़ ऑफ अवध करके एक एल्बम बनाया था। तो कुछ 18-20 डेरेदारिन गायिकाओं के लेजिटिमेट फ़ोटोग्राफ बाहर किए थे, जो अभी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आर्टिकल होता है, गूगल से वही फ़ोटो, वही सब घूमती रहती है। तो उन्होंने अपने एनेक्डोट में कहीं लिखा था, गजेटियर में कहीं मिलता है, कि इतनी सारी गायिकाएँ, इतनी सारी वाईजीज़ मौजूद थी, लेकिन जैसे उनको रिकॉर्ड करने की बात आती थी, जैसे उनको फ़ोटो में कैद करने की बात आती थी, घबरा के मना कर देती थी, तैयार नहीं हाँ, होती थी। जैसे एक ज़माने में बड़े घरों में, पुराने लोगों में बुज़ुर्ग लोग फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था का हम मरे वाली हैं, जोन हमार फ़ोटो खींच रहा हो, फ़ोटो काहे कर रहा हो? ये बहुत होता था। लोग बहुत बुरा मानते थे। तो अब है कि हम लोग हर चीज़ का हिसाब-किताब रखते हैं, बनाते हैं, एनेक्डोट्स इकट्ठे करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंट करने की परंपरा भी नहीं रही। और हुँ। हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन, मुझे तो सबसे तकलीफ ये होती है कि बहुत सारी गलत सूचनाएँ तैरती रहती हैं, जिसको लोग प्रामाणिक बना करके उद्धृत करते रहते हैं। सबसे बड़ी, आप तो खुद प्रमाण स्टडीज़ देते में, हैं, संदर्भ हाँ, देते ही नहीं। कुछ भी किसी भी कोर्ट में लगा दिया, लेकिन उसका संदर्भ देना कोई ज़रूरी नहीं। शायद हम वाचिक सिनेमा, परंपरा के लोग हैं ना? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, अभी मैं बहुत लोगों का म्यूज़िक पे लिखा पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके संदर्भ बताओ ना, ये कहाँ से बात लेकर के आए। हुँ, एनेक्डोटल और ट्रिविया तो आप, जैसे मैंने इतनी बातें कर रखी, इतनी कहानी है, मैं 2 कहानी बना के सुना दूँ, तो लोग मान लेंगे कि इनके यहाँ हुआ होगा। लेकिन अगर उसका कोई साक्ष्य नहीं है,
अगर उसके आगे पीछे कोई कथा नहीं है तो फिर आप उसको नहीं दे सकते। लता जी से मैंने तमाम सारे सवाल किए कि फिल्म इंडिया मैगजीन में गॉसिप छपा, धमाके की जगह ये छपा। बोली बेटा ये हुआ नहीं था, इसका ये पर्सपेक्टिव था। तो 2-4 सवालों के तो मैंने जवाब रखे किताब में। फिर मुझे लगा जो फिल्म गॉसिप मैगजीन में जो ये गॉसिप होता है, जो पेपराज़ी है, इसको मैं क्यों आगे बढ़ाऊँ, क्यों लिखूँ? तो तमाम लोग बात तो कह देंगे, लेकिन अगर आप उनसे उसका सोर्स मांगो तो बगले झांकने लगे। नौटंकी में भी यही हुआ, सिनेमा में भी यही हुआ, ये हुआ, ये मिलता नहीं है बहुत कुछ। विनीता ही एक और बात पूछ रही हैं, would also like to know if the lineage of Tawaiefs has come to an end after the death of Zarina Bai in Lucknow. No, it is not totally. It is not. It's 100% truth because it is just involved with the Awadh tradition. जरीना बाई के लिए कहा जाता है कि वो उस परंपरा की आखिरी थी, लेकिन बहुत अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं इसको बहुत ठीक से खोल के कहूँ। बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने जो तवायफ ट्रेडिशन से थी, सब अपने उस पे पर्दादारी करते हैं, उनको पूरा हक है करने का। और बहुत लोग उसको बहुत ओपनली कहते भी हैं, बताते भी हैं। अब ये कैसे कहा जाए कि जो कोई एक महिला किसी तवायफ ट्रेडिशन से निकल के आई है, लेकिन उसने अपनी एक दूसरी गरिमामय जिंदगी कर ली और संगीत छोड़ दिया, लेकिन उसकी परंपरा में मौजूद है और उसने 2 लोगों को गाना सिखा दिया, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो वहां पे चुप रह जाना बेहतर है। वहाँ कुछ-कुछ एक जो हमारे यहाँ सुभाषित में कहा जाता है कि अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। अगर किसी को अपने को तवाइफ परंपरा से बाहर निकालने का मन है और उसको पूरा अधिकार है कि वो उससे बेहतर होके जाए। हम एक कॉनोसर की तरह देख रहे हैं ना कि नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उनके जीवन के दबाव, उनके अंतर्विरोध, उनकी समस्याएँ उससे कौन डील करेगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जरीना बेगम एक लेजिटिमेट ओपन वो एक ऐसी तवाइफ थी जिनका वो इंतकाल हुआ पिछले दौर में। लेकिन अगर आप पूरी परंपरा को देखें यहाँ से कलकत्ता, बनारस, बम्बई सब जगह जाकर के, तो अभी भी कुछ लोग तो बचे हुए हैं, बचे हुए होंगे। फैज़ाबाद में ही 2-4 लोग बचे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे अंतिम स्टेज में हैं कि वो अब आपके लिए मुजरा नहीं कर सकते। आपको बता सकते हैं कि ऐसे मुजरा हुआ था। आप उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो गा नहीं सकते। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, कभी आप लोग अयोध्या आएँ तो मैं आपको सुनाऊँ। ये सब चीज़ें अपलोड करते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं उसका कैसे लोग क्या उसका बेजा खामखा इस्तेमाल करें या उसपे कोई दूसरी तरह का विमर्श शुरू हो जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि वो ट्रेडिशन खत्म हुआ है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, घरानेदारी में जैसे अब दादरे हैं, जो पूरब में गाए जाते हैं, वो तवाइफ़ें भी गाती थी और वो शास्त्रीय संगीत में भी गाया गया, वो फ़िल्मों में भी दिखाया गया। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ लई रे, पहले से गाया गया है। वो ठाड़े रहियो ओ बाकी शाम हो, सब पूरा बहुत ही मशहूर वो है ठुमरी है और बाद में ठाड़े रहियो माँ के यार आ जाता है। तो ऐसे तो पूरी लिस्ट है कि जिसको हम बता सकते हैं कहीं से निकाल करके कि यहाँ-यहाँ ये हुआ होगा। लेकिन जिस इमेजिनेशन, जिस रोमांटिसिज़्म के साथ हम लोग तवाइफ को देखते हैं, वो तवाइफ अब नहीं है, वैसी तवाइफें अब नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, हिंदी फ़िल्मों में जिस तरह से तवाइफें दिखाई जाती हैं, वैसे भी तवाइफें होती नहीं थी। इस पे कभी अलग से बात करें। बिल्कुल, अभी किसी ने सरदारी बेगम का जिक्र किया है कि बेहतरीन संगीत की देवियों का जो शोषण हुआ, सरदारी बेगम में भी वो दिखाया गया है। जी, जी, बहुत सुंदर दिखाया गया। हाँ। तो यतीन्द्र जी, अब वैसे तो हम अपने किसी के और कोई सवाल हो तो बताइए। और विनीता ही कह रही हैं कि मतलब बहुत अच्छी, बहुत और लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। तो मेरे लिए भी बड़ा सुखद है ये अनुभव आज आपसे बातचीत करने का, क्योंकि हम जब से हमने ये सीरीज शुरू की है तो ये सीरीज एक तरह की जद्दोजहद है अपने आप को पहचानने की, अपने ऐसे सवालों को पहचानने की। कलाकार या रचनाकार का उसके जेंडर से क्या संबंध होता है, वो उसे कहाँ तक प्रभावित करता है, उन सब सवालों को फोरग्राउंड करने की। लेकिन आज ये जो बातें हमारी हो रही हैं, तो ये मतलब जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कोर्स है उससे अलग हट करके एक नया विमर्श
बता रही हैं, एक नई दिशा की तरफ संकेत कर रही हैं। मुकेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वयं इतने बड़े हाँ हाँ, साहित्य मैं और प्रणाम कर रहा हूँ सर को जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ कह रहे हैं सर क्या? जी सर कह रहे हैं कि नौटंकी की प्रतिष्ठित गायिकाओं में शिकोहाबाद की श्रीमती कृष्णा कुमारी माथुर भी कृष्णा मेरी कुमारी जान जी, है। हाँ कृष्णा कुमारी जी जी हैं, और उनपे अभी एक बहुत सुंदर नॉवेल आया है। मेरे मित्र हैं उपन्यासकार भगवान दास मोरवाल, उन्होंने सुर जी बंजारन नाम से कृष्णा कुमारी जी से बात करके बहुत ही खूबसूरत नॉवेल लिखा है। मतलब आत्मकथात्मक नॉवेल है वो कृष्णा कुमारी जी जीवित है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा इस मंच से, और मुकेश जी भी मौजूद हैं, स्त्री अस्मिता की बात होती है, जेंडर की बात होती है। उस जमाने में जो गायिकाएं थी, जो बाइयां थी, वो अपने अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए इतनी संघर्षरत थी और इतनी अवेयर थी कि जब वो तबे बनने शुरू हुए 78 आरपीएम के, और जब ये हुआ कि भाई महफिल संगीत तो नहीं है, आवाज आएगी, तो बाकायदा शर्त बंध के और वो सब सट्टा लिखा करके बाद में वो अपनी आवाज की शिनाख्त कराती थी। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में भी वो गाना खत्म करके जल्दी से बोलती थी, मैं अख्तरी बाई फैजाबादी, मैं अनवर बाई लखनवी, मैं जानकी बाई छप्पन छुरी। मतलब कि ये गाना जो सुन रहे हो बाबूजी, ये जान लो कि ये जानकी बाई छप्पन छुरी गा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने को हाँ समझने का, अपने को समाज के आगे लाने का और अपनी कला को ज्यादा बड़े परिसर में समादृत कराने का मामला था। मुझे लगता है उन लोगों ने बहुत 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 पायनियर लेडीज थी, बहुत काम किया है, और अभी उस पे और बहुत काम होना चाहिए। शालिनी रावत पूछ रही हैं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो तवायफों का निजी जीवन होता था और उसमें मतलब कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन द रियल लाइव्स ऑफ द तवायफ वर्सेस विज़ावी देयर रियल लाइव्स। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना हमारी परिवार परंपरा में लोग जुड़े थे, आते-जाते थे, मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ। क्योंकि रियल सेंस में तो मैं पर्सनली किसी तवायफ से नहीं मिला हूँ, एक बात। दूसरी बात, जिस समय ये सब परंपराएँ लुप्त होनी शुरू हुई, 80s तक मुजरा वगैरह सब खत्म होना शुरू हो गया था, उसी समय मेरी की पैदाइश है। तो जो कुछ भी मैं कहूँगा, मैं अपने अध्ययन, अपने रिसर्च के आधार पे कह सकता हूँ, या बुजुर्गों की कही बात के आधार पे कह सकता हूँ। अप्पा जी जैसा बताती थी, जैसा गिरजा देवी ने मुझे बताया, बिस्मिल्लाह खां साहब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। उसमें ये ज़रूर रहा कि तवाइफ़ें बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत वज़ादारी से, बहुत मैनरिज़्म के साथ जीती थी। बेगम अख्तर की कहानी मैंने सुनाई ही आप लोगों को। उसके अलावा ये एक चीज़ बहुत एक फाँक है, पता नहीं मुझे इस मंच पे कहना चाहिए कि नहीं, वो जो उनके उनके अपने निजी जीवन में जो उनके सेक्सुअल कॉनोटेशंस की बात होती थी, ऐसा नहीं था। एक अगर कोई बाई जी बहुत बड़ी गायिका हैं, बहुत बड़े कोठे वाली हैं, और किसी सामंत पे, किसी राजा पे, किसी कलकत्ता के बड़े रईस पे, उनका किसी सेठ पे मन आ गया या उनका मन आ गया, तो एक तरीके से उस ज़माने में आज कह सकते हैं लिव इन रिलेशन जैसा मामला होता था, और वो उन्हीं के प्रति, दोनों एक-दूसरे के प्रति ईमानदार होते थे और वो जीवन भर निभा देते थे। कुमार प्रसाद मुखर्जी की किताब है कुदरत रंग-बिरंगी, बहुत सारे लोगों की कहानी कही है उन्होंने। तो उसमें बहुत सारे लोगों की बात बताई है। कलकत्ता के सर विट्ठल दास सेठ, जिन्होंने केसर बाई केरकर को बहुत आगे बढ़ाया। केसर बाई केरकर को जब कहीं जाना होता था, कुछ भी हो, उनके लिए बाकायदा रेडियो और उसमें ट्रेन में सलून लगवा के वो भेजते थे कि केसर बाई को कष्ट ना होने पाए। केसर बाई भर हाथ सोना-चांदी दान करके उस्ताद अल्लादिया खां साहब से राग सीखती थी, और विट्ठल दास और उनके परिवार के लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। वहाँ से बिल्कुल ब्लैंक चेक था कि केसर बाई जो कहेंगी, वो विट्ठल दास कंपनी से होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक कलाकार बन रही है, उसको पैट्रोनेज मिल रहा है, उसको चाहने वाला है, उसका आशिक है, उसको उसका मेंटर है, तो वो उसके साथ अपना जीवन, लेकिन अब उनके व्यक्तिगत जीवन की कोई डायरी, कोई बात, कोई चिट्ठी कुछ मिल सके, जो गजेटियर्स में भी मिलता है, ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ बहुत उर्दू किताबों में लिखा है। एक उनकी किताब है कदीम लखनऊ की आखिरी बहार, मिर्ज़ा हलीम जाफ़र साहब की। तो उसमें सब तवाइफ़ों के ब्यौरे हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, ओरिएंटल स्टडीज़ जो लखनऊ का है, गुलिस्तान-ए-लखनऊ। तो बहुत हाज़िर-जवाब, बहुत पढ़ी-लिखी, शायरी की तमीज़ रखने वाली, ज़ुबान समझने वाली, फ़ोनेटिक्स पे बात करने वाली, आपको अगर ठीक से बोलना नहीं आता है, तो आपका वो स्पीच थेरेपी भी कर देंगी, इस तरह की होती थी। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि फाइन आर्ट्स में इन्वॉल्व लोग थे। पर्सनल लाइफ़ वो बहुत पर्सनल होती है, वो मुझे लगता है कि वो बता पाने में मैं मुझे थोड़ी मुश्किल होगी।
अब एक फरमाइश ये आ रही है कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, अब आप अपनी तरफ से कुछ कहिए। मैं अपनी तरफ से क्या कहूँ, मैं इस मंच से आके बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिछले कई दिनों से स्त्री अस्मिता जेंडर को लेकर के बात चल रही है। मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि रेखा जी की निगाह मेरे काम पे रहती है और उन्होंने बाकायदा मुझसे चीजें ले लेकर के अपनी किताबों में डाला है, मुझसे बातें करती रहती हैं। तो मैं क्या बोलूँ, मैं अच्छा काम कर सकूँ, महिलाओं के जीवन को ज्यादा सार्थक ढंग से उकेर सकूं, कुछ मार्जिनलाइज आवाजों की बातें कर सकूं, ये इस सब में मैं लगा रहता हूं। और आप लोगों से बस एक निवेदन करूंगा, जो लोग भी जुड़े हैं, इसको सुन रहे हैं, कि इन सब के जीवन को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, यूट्यूब पर जाके सुनिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, और कोई भी इतिहास की, कोई भी दस्तावेज की बात को तब तक गांठ न बांधे जब तक उसके प्राइमरी सोर्सेज से जान न ले। बहुत सारा ट्रिविया, बहुत सारा एनेक्डोट, बहुत सारा मेमोयर झूठा होता है, अपनी शान में लोग लिख पढ़ देते हैं, कह देते हैं, लेकिन उनकी तह में जाइए तो बहुत सारी बातें बकवास निकलती हैं। तो जो कबीरदास जी कहते हैं कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, इस 1 घंटे की बकबक में इस जो भी मैं बोल पाया हूँ, उसमें जो आपको काम का लगे वो अपने साथ रखिए, जो बेकार लगे यही छोड़ दीजिएगा और जुड़े रहिए। और स्त्रियों के जीवन में आप अपने ढंग से जो बेहतरी कर सकते हैं वो करें। मैंने अपनी दादी को उनके मृत्युशैया पे ये वचन दिया था कि मैं कलाकारों के लिए, स्त्रियों के लिए काम करूंगा। उनका बहुत मन था कि मैं सेवा करूं। मैं कितना कर पाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश में लगा हूं, ईमानदार है मेरी कोशिश कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं, पढ़ सकूं। और अगर आप मेरे लिए कोई हिदायत राय दे सके, मेरे काम को देख करके कोई आलोचना, कोई क्रिटिक भी बता सके, तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसे आगे सुधारने की कोशिश करूं। वैसे तो इसे हमें लगा था कि ये आखिरी फरमाइश होगी, लेकिन 2 छोटे-छोटे सवाल भी आ गए हैं और एक और फरमाइश भी आ गई है। एक तो रूपा जी ये जानकारी दे रही हैं कि भगवान दास मोरवाल जी की तरह ईश मधु तलवार जी ने भी भूले बिसरे कलाकारों पर लिखा है। अच्छा, जी जी। हाँ, और दूसरा विनीता जी ही फिर से पूछ रही हैं कि बिहार जैसे गया और भागलपुर में जो तवायफे हैं, उनके बारे में भी क्या कुछ जानकारी शोधकर्ताओं को, लेखकों को, मतलब कुछ ध्यान उस तरफ गया नहीं है, जैसे वो जहां आरा कज्जन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जहारा कज्जन बड़ी गायिका थी, कमला झरिया थी। और पहले जब भारत के, हिंदुस्तान के गान वाले करके रिकॉर्ड निकलता था कोलंबिया में और डावरक्रीन में, तो कमला झरिया, जहाँ राजा कज्जन और वो अख्तरी बाई, फैजाबादी, अंगूर बाला, अनार बाला, इन सब लोगों की बात होती थी, इनके सबके फोटोज होते थे। मैं कभी आपको आपको मेल से भेज दूंगा सारी फोटोग्राफ उनके, उसको आप दिखा दीजिएगा किसी प्रोग्राम में। तो ये लोग बड़ी गायिकाएं थी। चतुर्भुज स्थान है बिहार में, जहाँ पूरी एक परंपरा रही गायकी की और वहां पे तवायफे रही। प्रभात रंजन ने एक किताब कोठा गोई लिखी है, जो थोड़ा सा जी, फिक्शन है और थोड़ा सा उसमें इतिहास है। तो वो किताब आप पढ़ सकती हो, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। बिहार के संगीत परंपरा पे, गया की ठुमरी पर, और वहां पर पंडित गोवर्धन मिश्रा और तमाम लोगों का काम जो है उस पर, एक बहुत बड़े गजेंद्र नारायण सिंह की किताब है, बिहार की संगीत परंपरा, वो पढ़ें। और बिहार ग्रंथ अकादमी ने एक किताब निकाली थी, महफिल। तो गजेंद्र बाबू ने क्या किया था कि देश भर की जो नर्तकियां थी, महफिलों में जो जो चुटकुले, जुमले, कहानियां, बदमाशियां करती थी, उन सबको ट्रिविया फॉर्म में लिखा है। हालांकि फिर वही मैं कहूंगा कि उसमें कितनी सच्चाई, कितनी वो है, वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक दृष्टि मिलती है कि अगर कभी किसी शोहदे ने किसी गायिका से मजाक कर दिया तो उसने कितनी ऊंचाई से जवाब दिया। तो एक मजेदार काम है, उसमें बिहार बहुत है। तो गजेंद्र बाबू की किताब महफिल पढ़ें, और मैं खुद और कुछ चीजें देख कर दूंगा जो आप लोगों को मिल सके। ये भी एक सवाल आ रहा था, और मुकेश गर्ग जी ने भी महफिल किताब का जिक्र यहाँ किया है। और हम्म। अब मैं बिल्कुल अंत में एक छोटी सी फरमाइश है, कुछ साथी कह रहे हैं कि आप अवधि में बोलिए, कुछ कह रहे हैं कि आपका गाना सुनने को कब मिलेगा। तो अगर आप ये क्या दोनों चीज? फरमाइश, कोई कह रहा है कि क्या क्या अवधि, सुनने? अवधि भाषा में, जी जी। और दूसरा वो कह आ, रहे हैं कि ये कुछ गा के सुनाइए।
अरे मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं कानसेन आदमी हूँ, मैं मेरे कान बहुत ठीक-ठाक हैं और मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है कि मुझे सुर का वरदान मिला हुआ है। मेरे घर में सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं सुर, लेकिन जिसने भी कहा है मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये इमेज बनाई कि मैं थोड़ा सुर में हूँ। हाँ, बेसुरा नहीं हूँ दूसरे अर्थों में, तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और अवधी में का बोली भैया, अवधी हमारी भाषा है और अब तो अवधी भी बिल्कुल उस तरह से पचमेल खिचड़ी हो गई है कि जैसे आप खाना खाते हैं, तो वही नहीं पता हो कि इसमें सिर्फ़ देसी मसाला मिला हुआ है, देसी सारे वो हैं कि कुछ विदेशी मसाले भी हैं, तो अवधी भी कुछ गड्ढा-मड्ढा है। घर में हम लोग बतियाइत हैं, अयोध्या आओ, आप लोगों के स्वागत-सत्कार है और रामचंद्र जी की भूमि है, यहाँ पे बहुत सोहर बन्ना गाया जाता है भगवान का, तो उसमें हम लोग अवधी को उस तरह से देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी। कार्यक्रम का अंत हम एक कविता से ही करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई एक कविता सुना दीजिए और फिर अ, आज बहुत-बहुत हमारा धन्य सीरीज़ का तीसरा सप्ताह पूरा हो रहा है। जी, तो जी। आप अपने साथियों से अगले मतलब अब सोमवार को मिलना होगा, तो आज तीसरे सप्ताह का समापन हो रहा है। 12 कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा के चले हैं और कुछ दिन अभी और बातचीत होती रहेगी। तो आपसे अनुरोध है कि एक कविता से आज की शाम का समापन कीजिए। नहीं, नहीं, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं जान पाया कि आप लोगों ने कैसे इसको लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बहुत छोटी-सी कविता सुनाता हूँ। ये कविता है झील। झील, पानी, पत्ता और आदमी। झील में झील के रचनात्मक ठहराव को तोड़ता हुआ, सहसा गिरता है एक पत्ता। झील में झील के रचनात्मक ठहराव को तोड़ता हुआ, सहसा गिरता है एक पत्ता। पानी पर काँपता है पत्ता, पत्ते के नीचे काँप रही झील। पानी पर काँपता है पत्ता, पत्ते के नीचे काँप रही झील। झील के ऊपर हवा काँपती हुई, हवा के साथ-साथ पानी। पानी में काँपता आसमान दिखाई देता है, आसमान में सूर्य काँपता हुआ, काँपती हुई तितलियाँ, आगे बढ़ रहे चिड़ियों के झुंड काँपते हैं। पानी में काँपता पानी में काँपता आसमान दिखाई देता है, आसमान में सूर्य काँपता हुआ, काँपती हुई तितलियाँ, चिड़ियों के झुंड आगे बढ़ते काँपते हैं। हर चीज़ एक दूसरे के साथ, हर चीज़ एक दूसरे के लिए काँपती हुई। बहुत शुक्रिया यतीन्द्र जी, बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद कि साथ मिलके जिस तरह से सारे हमारे सुनने वाले साथ देते हैं, ऐसा लगता है कि एक समय बन गया है और जैसे जो फिजिकल दूरियां हैं वो सच में निरस्त हो गई हों और हम सब साथ साथ ये सारी बातचीत में शामिल हैं। साथियों बहुत धन्यवाद। यतीन्द्र जी एक बार फिर आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रेखा जी। नमस्कार। शुक्रिया।